गुड मॉर्निंग बेटा। पेज नंबर बेटा 73 पे ये वाला पैराग्राफ है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप अपनी बुक में ओपन करें। देखिए बेटा, अभी वो लड़की नहीं आई, अभी अंशु, योगेश चिल्लर, दो ही अच्छा, दो ही बच्चे थे बेटा। अच्छा, अंशु नहीं थी? क्यों, आज क्या हो गया? तबीयत ठीक है उसकी? अच्छा, कोई बात नहीं बेटा। वहां पे कुल मिला के दो ही बच्चे थे? अच्छा, बहुत कम बच्चे थे बेटा, क्या बात है। ठीक है, हम इसको शुरू करते हैं, आते रहेंगे बच्चे। द जनरल प्रोस्पेरिटी वाज एस्पेशली मार्क्ड इन द ईस्ट वेयर पॉपुलेशन वाज स्टिल एक्सपेंडिंग टिल द 6th century। यहाँ पर सामान्य लोगों को की जो समृद्धि थी या उनके पास में जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, वो कुल मिलाकर के स्पष्ट रूप से पूर्वी क्षेत्र के अंदर ठीक था, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या अब भी बढ़ रही थी। 6वीं शताब्दी तक यहाँ पर विभिन्न प्रकार की चुनौती मिलने के बावजूद, क्योंकि हमने ये चीज पढ़ ली है कि यहाँ पर प्लेग नाम की एक महामारी भी फैल चुकी थी और उसके बावजूद भी इस इलाके की जनसंख्या बढ़ रही थी। डिस्पाइट द इम्पैक्ट of the plague which affected Mediterranean Sea in the 540s। 540 के दशक तक आते आते वो मध्य सागर के क्षेत्र के आसपास यहाँ पर प्लेग की महामारी ने इसे जकड़ लिया था। प्लेग महामारी का असर पूरी तरह से यहाँ देखने को मिला। इन द वेस्ट, पश्चिम दिशा के अंदर, बाय द कॉन्ट्रास्ट, अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो पश्चिम दिशा के अंदर द एम्पायर फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकली, यानी राजनीतिक रूप से इस साम्राज्य का विखंडन हो चुका था। एज जर्मनिक ग्रुप्स फ्रॉम द नॉर्थ, क्योंकि जर्मन से कुछ आदिवासी जनजातियों ने इस पर हमला कर दिया था। गोथ, वेंडाल्स एंड लोम्बार्ड्स, ये 3 जनजातियों के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। गोथ, वेंडाल्स और लोम्बार्ड्स, ये तीनों ही जनजातियों ने हमला करके इसको राजनीतिक रूप से इसको विखंडित कर दिया। टुक ओवर ऑल द मेजर प्रोविंसेस, और यहाँ पर बड़े बड़े रियासतों का जो को जीत लिया गया था। एंड एस्टेब्लिश किंगडम्स दैट आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज पोस्ट रोमन, और उसके बाद में उत्तर रोमन के इस क्षेत्र के अंदर या इस क्षेत्र के अंदर नए नए साम्राज्यों का गठन कर दिया गया, जिसे पोस्ट रोमन का कहा जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस वर दैट ऑफ द विसिगोथ इन स्पेन, इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो साम्राज्य था वो स्पेन का विसिगोथ था। डिस्ट्रॉयड बाय द अरब्स, जो कि अरबों के द्वारा जिसका विनाश किया गया बिटवीन 711 एंड 720, 711 से 720 की अवधि के दौरान अरब लोगों ने इस पर आक्रमण करके इसको ध्वस्त कर दिया। दैट ऑफ द फ्रैंक्स इन गॉल, और इसके बाद में जो अगला नाम आता है वो फ्रैंक लोगों का आता है, फ्रैंक साम्राज्य का आता है, जो कि गॉल के अंदर स्थापित था, यानी फ्रांस में स्थापित था। 511 से 687 तक इसका विकास हुआ। एंड दैट ऑफ द लोम्बार्ड्स, और लोम्बार्ड्स के विषय में अगर हम जानते हैं तो यह इटली में था। 568 से 700 यहाँ पर इसका विस्तार देखने को मिला। These kingdoms foreshadowed the beginning of a different kind of world, और इस तरह के साम्राज्य ने इस क्षेत्र को एक अलग ही स्वरूप में ढाल दिया। दैट इज यूजुअली कॉल्ड मिडिवल, जिसे हम मध्यकाल के नाम से जानते हैं, मध्यकालीन संसार के नाम से जानते हैं। इन द ईस्ट, पूर्व में, वेयर द एम्पायर रिमेन्ड यूनाइटेड, पूर्व के अंदर यह साम्राज्य अपनी एकता में कायम था, या इसकी एकता वहां तो कायम थी। द रीन ऑफ जस्टिनियन इज द हाई वाटर मार्क ऑफ प्रोस्पेरिटी, क्योंकि जस्टिनियन का शासनकाल अपने आप में समृद्धि के
सबसे उच्चतम सूचकांक तक पहुंच चुका था, इंपीरियल एम्बिशन, और वह बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक भी सिद्ध हुआ। यहाँ आप देख सकते हैं इसके अंदर एक महल दिखाया गया है जो कि राउंड आकार के अंदर बना हुआ है, और ये कोलिजियम है बिल्ट इन 79 सी के अंदर बनाया गया था, वेयर ग्लैडिएटर्स फोर्ट वाइल्ड बीस्ट, जहां पर ग्लैडिएटर्स बहुत ही जंगली भैंसों की तरह उन्होंने युद्ध किए, वीरता के साथ में युद्ध किया। इट कुड अकोमोडेट 60,000 पीपल्स, और इसमें लगभग 60,000 लोग खत्म हो गए थे। यानी इसका ये इतिहास हमें बताता है कि लगभग 60,000 लोग यहाँ पे मारे गए थे। इसके बाद अगले पेज पर आ जाइए आप, 74 पेज। रिकैप्चर्ड अफ्रीका फ्रॉम द वेंडाल्स इन 533, 533 तक आते आते इन्होंने वेंडाल लोगों से और अफ्रीका को फिर दोबारा से ग्रहण कर लिया। एंड बट हिज रिकवरी ऑफ इटली, लेकिन इटली का इस तरह से पुनरुत्थान जो हो रहा था फ्रॉम द ऑस्ट्रोगोथ्स, जो कि ऑस्ट्रोगोथ जनजाति के कब्जे में था, लेफ्ट दैट कंट्री डेवास्टेटेड, तो उन्होंने उस देश को, उस प्रदेश को काफी हद तक अस्त व्यस्त हालात में तैयार कर दिया था। एंड पेव्ड द वे फॉर द लोम्बार्ड इन्वेशन, और लोम्बार्ड लोगों के आक्रमण के लिए एक माहौल तैयार कर दिया। बाय द अर्ली 7th सेंचुरी, 7वीं सदी की शुरुआत के अंदर, द वार बिटवीन रोम एंड ईरान हैड फ्लेयर्ड अप अगेन, रोम के बीच और ईरान के बीच दोबारा से युद्ध शुरू हो गया। एंड द ससानियन हु हैड रूल्ड ईरान, और जो ससानी राजवंश जिसने ईरान के अंदर जो शासन कर रहे थे, सिंस द 3rd सेंचुरी लॉन्च्ड ए होलसेल इन्वेशन ऑफ ऑल द मेजर ईस्टर्न प्रोविंसेस, तो इस ससानी राजवंश ने 3री सदी के से जो यहाँ पे शासन कर रहा था, उसने इस क्षेत्र के अंदर एक बहुत ही बड़ा अभियान शुरू कर दिया, और यहाँ तक कि इसने मिस्र को भी इसमें अपने इस आक्रामक अभियान के अंदर शामिल कर लिया। When Byzantium as the Roman Empire was now increasingly known, जहां पर बाइजेंटाइन साम्राज्य जो है रोमन साम्राज्य के एक अवशेष के तौर पर आगे बढ़ रहा था। रिकवर्ड दिस प्रोविंसेस इन 620, जो कि 620 ईस्वी तक आते आते ये रियासत भी इसको प्रदान कर दी गई। इट वाज जस्ट ए फ्यू ईयर्स अवे, यह कुछ ही वर्षों पहले की बात थी। लिटरली फ्रॉम द फाइनल मेजर ब्लो विच केम, और एक अंतिम हवा का झोंका जो इस समय देखा गया, या अंतिम परिणाम जिसकी आशा थी, दिस टाइम फ्रॉम द साउथ ईस्ट, और इस बार दक्षिण पूर्व की दिशा से इस तरह का आक्रमण देखा गया। द एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम फ्रॉम इट्स बिगिनिंग इन अरबिया, और इस तरह का इस्लाम का जो विस्तार है वो अरब क्षेत्र से शुरू होता है। हैज बीन कॉल्ड द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन एवर टू अकर इन द हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। अगर प्राचीनतम संसार के अंदर, प्राचीनतम इतिहास के अंदर अगर हम कोई देखें तो सबसे बड़ा राजनीतिक जो क्रांति मानी जाती है वो अरब लोगों का उद्भव है, या फिर अरबी रेगिस्तान के अंदर इस्लाम का विस्तार है। बाय 642 642 तक आते आते, बेयरली 10 ईयर्स आफ्टर द प्रोफेट मोहम्मद डेथ, जो कि पैगंबर मोहम्मद की डेथ के लगभग 10 साल बाद, लार्ज पार्ट्स ऑफ द बोथ द ईस्टर्न रोमन एंड द ससानियन एम्पायर्स हैड फॉलन टू द अरब्स इन द सीरीज ऑफ स्टनिंग कन्फ्रंटेशंस। दोनों ही पूर्वी रोमन और ससानियन साम्राज्य ही अरब लोगों के साथ लगातार टकराव के रूप में मौजूद रहते थे, यानी इन दोनों के बीच टकराव होता ही रहता था उनके साथ। However, we should bear in mind that those conquests which eventually century later extended as far as afield as Spain, Sindh and Central Asia began in fact with the subjection of the Arab tribes by the emerging Islamic State। यहाँ ये बताया गया है कि हमें ये दिमाग के अंदर, इन मस्तिष्क के अंदर ये बातों को ध्यान रखना होगा कि जितने भी जीत हासिल हुई उस समय तक, 1 सदी बाद तक स्पेन के क्षेत्र तक, सिंध के क्षेत्र तक और मध्य एशिया तक, इस पूरे साम्राज्य के अंदर अरब साम्राज्य का विकास होता चला गया। फर्स्ट विद इन अरबिया, सबसे पहले अरब साम्राज्य की नींव जो है अरब सऊदी अरब से हुई। देन इन द सीरियन डेजर्ट, उसके बाद सीरिया के रेगिस्तान के अंदर यह फैला। ऑन द फ्रिंजेस ऑफ इराक, और इराक में बाद में फैला। एज वी विल सी इन द थीम 4 में हम ये चीज जानेंगे। एंड द यूनिफिकेशन ऑफ द अरबियन पेनिनसुला,
हम अरबी साम्राज्य के एकीकरण के विषय में वहां जानेंगे, इट्स न्यूमरस ट्राइब्स और इसके बहुत से कबीलों के विषय में जानेंगे। वाज द की फैक्टर बिहाइंड द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम, जो कि ये विस्तार को हमें काफी हद तक जानकारी प्रदान करता है। यह इस मानचित्र के अंदर आप देख सकते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान हैं। ये वही स्थान है जहां पर हम अरबी जो साम्राज्य है या अरबी इस्लाम का जो उदय होता है वो यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे मक्का और मदीना ये दोनों शहर जो हैं ये इससे बहुत महत्वपूर्ण हैं, इससे बहुत गहरी तरह से जुड़े हुए हैं। लोग हज की यात्रा करते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो वो इन्हीं शहरों के लिए यात्रा की जाती है, मक्का और मदीना। मक्का के अंदर पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ और मदीना में उनकी मृत्यु होती है, इसलिए दोनों ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान माने जाते हैं। इस तरफ ये लेफ्ट में रेड सी है, लाल सागर है, इधर पर्शियन गुल्फ है, फारस की खाड़ी दिखाई पड़ रही है जो कि हमारे इंडिया की बाउंड्री के साथ साथ अटैच होती है, क्योंकि ये नीचे अरब सी है, अरबियन सी, अरब सागर हमारी सीमाओं को भी छूता है। इधर हम और आगे की तरफ अगर आते हैं तो इधर अफगानिस्तान है ऊपर, ये नीचे पाकिस्तान है, और इधर ये पर्सिया है, ईरान का इलाका है, इराक का है, बगदाद है, और यहाँ पर इधर आर्मेनिया है, एडेसा है, एंटियोक है, दमिश्कस है, सीरिया है, फिलिस्तीन है। जैसे फिलिस्तीन और इजराइल आपस में लड़ते रहते हैं। ये मेडिटेरेनियन सी है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र कहलाता है। भूमध्य सागर है, ये सहारा डेजर्ट है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेगिस्तान यहाँ पर मौजूद है। तो ये सभी लोकेशंस इस लेसन के हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई हो तो बताओ बेटा। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा? तो इसके अंदर बेटा आपका ये कुल मिलाकर के आपके चैप्टर कितने हो जाते हैं? 2 चैप्टर हो गए हैं इसके अंदर। पहला आपका जो है जहाँ से आदिकालीन इतिहास को लेके चलेंगे आदि मानव से, दूसरा लेखन कला वाला है, और तीसरा रोमन साम्राज्य। 3 हो चुके हैं कंप्लीट, 3 चैप्टर्स। तो इसमें आप अपने इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर रेडी कीजिए, जो कोई प्रॉब्लम आए तो वो हमसे पूछ लेना। अब हम अगले चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन बताते हैं कि क्या है द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स का मीनिंग ये होता है कि मध्य जो एशियाई क्षेत्र है, जिसको हम मध्य क्षेत्र कहते हैं, इस्लामिक उच्च भूमियाँ जिन्हें कहते हैं, इनके अंदर इस्लाम को इतना ज़्यादा इससे क्यों रिलेट किया जाता है? क्योंकि सऊदी अरब का जो इलाका है वही इस्लाम का उद्भव का केंद्र बिंदु है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म इस्लाम के उद्भव के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म जो है मक्का नामक कस्बे में हुआ है, जिसका मैंने अभी मानचित्र में आपको बताया था। इसमें इस टॉपिक के अंदर भी इसका मानचित्र मिलेगा, आप यहाँ भी उसे देख सकते हैं। तो बेटा इसके अंदर सबसे पहले जो है हमें मक्का के बारे में जानना है। मक्का उनका जन्म स्थान है। उनको मक्का के अंदर कुरैश कबीले के अंदर उनका जन्म हुआ था। कुरैश कबीले के लोग उनसे नफरत करने लगे थे, कुछ समय बाद उनसे युद्ध करने लगे। फिर इन्हें मजबूरीवश 622 ईस्वी में अपना जगह, अपनी घर जो है मक्का छोड़ करके और मदीना जाना पड़ा, और इसी दौरान इस्लामिक कैलेंडर रखा गया, जिसे हिजरी कैलेंडर के तौर पे जाना जाता है। इंग्लिश में इसको इस्लामिक कैलेंडर कहा जाता है। तो हिजरी एरा जो है 622 ईस्वी पूर्व से शुरू होता है। ये 354 दिन का रहता है, 12 महीनों का रहता है। इसके अंदर भी जिस तरह से हमारे 12 महीने होते हैं, इनके मुहर्रम से लेकर धुल हिज्जा तक के 12 महीने होते हैं। इनकी अवधि जो है 29 से 30 दिन की रहती है। और यह हमारे कुल मिलाकर जो हमारे जो डेज हैं, जो या टोटल डेज जो हैं 354 दिन इसमें बनते हैं। हमारी 365 सही 1/6, यानी इसमें माना जाता है 365 पूरे दिन होते हैं हमारे एक वर्ष के अंदर, और 6 घंटे ऊपर होते हैं। हिजरी कैलेंडर जो है ये 11 दिन छोटा होता है एक सौर वर्ष से। तो हमारा जो कैलेंडर है सौर कैलेंडर है, और ये जो है चंद्रमा की गति पर डिपेंड करता है। यानी जब सूर्य अस्त होता है तो वहां से ये दिन की शुरुआत मानते हैं, वहां से काउंट करना शुरू करते हैं। और इस तरीके से इनका और हमारा जो है ये इस्लामिक कैलेंडर थोड़ा सा अंतर इसके अंदर आ जाता है। इनका कैलेंडर थोड़ा छोटा है, इसके अंदर जो बहुत से जैसे कि
इनके बहुत ज़्यादा त्योहार हैं, तो वो त्योहार जो हैं बदलते हुए मौसम के अकॉर्डिंग नहीं होते, लेकिन हमारा जितने भी त्योहार बनते हैं वो बदलते हुए मौसम के अकॉर्डिंग ही सामने आते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो सऊदी अरब के अंदर इसका किस तरह से उद्भव शुरू हुआ है। तो इनके दो जो दुश्मन थे कुरैश कबीले के लोग, वो इन्हें मारते थे, पीटते थे, इनके पिता के साथ भी गलत व्यवहार करते थे। तो इन्होंने अपना उस क्षेत्र को धीरे धीरे करके छोड़ दिया, और उस क्षेत्र को छोड़ने के बाद ये नए क्षेत्र में जाके बसे मदीना में। मदीना में इन्होंने शक्तिशाली सेना का गठन किया और फिर दोबारा से मक्का पर इन्होंने आक्रमण कर दिया। मक्का पर आक्रमण करने के बाद मक्का को इन्होंने जीत लिया और अपने साम्राज्य के अंदर मिला लिया। तो यहाँ इन्होंने एक अमीर महिला थी जो लगभग इनसे काफ़ी बड़ी थी एज के अंदर, इनकी उस समय एज 25 थी और वो लगभग 40 की एज की थी। वो खादिजा नाम की एक व्यापारी महिला से इनकी शादी हुई और फिर धीरे धीरे करके इन्होंने फिर उनकी कुछ समय बाद डेथ हो गई, फिर इन्होंने एक और शादी की। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो पैगंबर मोहम्मद है इसने भी अपने जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, और इन्होंने लेकिन धर्म के नियम के ये पक्के पाबंद थे। खुदा का ये मानते थे कि पूरे संसार के अंदर जो खुदा है वही एक अल्लाह है और वही सच्चा है। बाकी हमारे जैसे कि विभिन्न प्रकार के देवी देवता होते हैं, विभिन्न प्रकार की मूर्तियों की पूजा हमारे यहाँ पे होती है, तो ये सब चीज़ उन्होंने इसे ठीक नहीं माना है। उनका मानना था कि हम मूर्ति नहीं बना सकते हैं, हम किसी भी सजीव चीज़ की कोई भी जैसे मूर्ति या चित्र नहीं बनाना चाहिए। इनका मानना था कि जैसे चित्रकला के जरिए जीव जंतुओं के चित्र बनाए जाते हैं तो वो बिल्कुल गलत है, जीव जंतुओं के चित्र नहीं बनाने चाहिए। इनका मानना था कि जीव जंतुओं के चित्र हमें बनाने का हक नहीं दिया है भगवान ने, क्योंकि भगवान खुद एक सृष्टि करता है, वो सृष्टि का रचनाकार है। वह जिस भी जीव को जितना सुंदर बना देगा, हम उसमें ओरिजिनलिटी नहीं लगा सकते हैं। यानी हम चित्र बना देंगे, जैसे हिरण का चित्र हमने बनाया, मोर का चित्र बनाया, लेकिन वो हम उसको बिल्कुल भुलवा नहीं सकते हैं क्योंकि वो कला अब हमारे पास है नहीं। इसलिए कम से कम ईश्वर की उस कला को हमें सम्मान करना चाहिए। और इसके बाद हम खिलाफत शासन के दौर को पढ़ेंगे। जैसे पहले 4 खलीफा थे, वे अपने आप को डायरेक्ट रिलेशन में मानते थे कि पैगंबर मोहम्मद हमारे डायरेक्ट रिलेशन में है। तो उन सभी जितने भी खलीफा हैं वो उन खलीफाओं के विषय में हम इसमें पढ़ेंगे। इनके अंदर जो खलीफाओं का शासनकाल है वो काफ़ी लंबा चला है। इसके अंदर हम देखते हैं कि खलीफाओं के बीच भी आपस में टकराव की स्थितियां रही हैं और पैगंबर मोहम्मद की जो डेथ है वो 632 ईस्वी में हुई है। यहाँ एक मानचित्र दिया गया है, ये मानचित्र है उस समय का जब पैगंबर मोहम्मद शासन किया करते थे, उसके दौरान कौन कौन से शहर उस समय डेवलप थे। आप देख सकते हैं कि मक्का और मदीना ये सऊदी अरब के सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सऊदी अरब, ये हरे कलर का जो दिखाई पड़ रहा है ये सऊदी अरब का इलाका है। यहाँ पर अदन और हिजाज और यहाँ पे ये जो जगह है यमन, ये सभी स्थान उस समय लाल सागर के तट बिंदु पर स्थित थे और यहाँ से व्यापार किया जाता था। आगे आता है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन का इलाका ये वही इलाका है जहाँ पर यहूदी धर्म के लोग इसको अपना स्वर्ग मानते हैं और यहाँ वापस लौटना चाहते हैं। ये भूमध्य सागर का क्षेत्र है। इसके पास में पड़ने वाले स्थान है लीबिया और यहाँ पर अलेक्जेंड्रिया, सीरिया और बाइजेंटाइन साम्राज्य, और इधर है इटली। ये स्थान जो है भूमध्य सागर के पास पड़ते हैं। और इधर हम ये देखेंगे, ये अफ्रीका महाद्वीप आ जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी जो दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, यहाँ पर एधाब है और ये स्थान जो है अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। यानी ये साम्राज्य भी इसके अंदर, जैसे कि रोमन साम्राज्य के अंदर 3 महाद्वीप शामिल थे, ठीक उसी तरीके से इस इस्लामिक साम्राज्य में भी 3 महाद्वीप शामिल थे, यूरोप भी और एशिया भी और अफ्रीका भी। यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं, ईरान साम्राज्य जो हम ये देखिए, ईरान साम्राज्य है, गजनी है, खुरासान है और बुखारा है, समरकंद है, ये सभी महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर पड़ते हैं। इराक
ईरान और इराक जो है पास पास पड़ते हैं। इराक के अंदर जैसे बगदाद शहर सबसे ज़्यादा फेमस है, ये बगदाद शहर आप देख सकते हैं। यहाँ पर समारा है और इधर दमिश्कस आ जाता है। दमिश्कस जो है सीरिया के पास पड़ता है। तो ये सभी स्थान उस समय के बहुत महत्वपूर्ण शहर कहलाते थे। और यहाँ पर बसरा और कुफा, ये दोनों शहर ऐसे हैं जो, बगदाद को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। इन तीनों शहरों के अंदर उस समय आर्मी रहती थी, यानी ये आर्मी कैंट हुआ करते थे। और इधर ये कैस्पियन सागर है, ये अरल सागर झील है, ये काला सागर झील है, ये फारस की खाड़ी है, और ये अरब सागर है जो हमारे इंडिया के पास में पड़ता है, और ये लाल सागर है, ये भूमध्य सागर है। इन सभी स्थानों की लोकेशन इस तरीके से दे रखी है। यहां तक बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम है? प्रियंका बेटा कुछ पूछना है? यू कैन आस्क। मधु, बोलो, पूछो बेटा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है बेटा? अच्छा बेटा, आप देखिएगा आगे इस पिक्चर में, यहाँ देखिए एक मस्जिद का आकार बना रखा है, डोम ऑफ द रॉक इसे कहा जाता है, और ये अब्द अल मलिक की बनाई हुई है। अब्द अल मलिक एक ऐसा शासक था जिसने मौद्रिक सुधार बहुत ज़्यादा लागू किए थे। उसने अपने जीवन के अंदर तरह तरह के सिक्के बनवाए। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं एक चित्र ये बन रहा है, इस तरह का कॉइन भी उन्होंने बनवाया, एक इस तरह का कॉइन बनवाया, एक इस तरह का बनवाया। तो ये अब्द अल मलिक के कॉइनेज रिफॉर्म इसे कहा जाता है। इसके अंदर बाइजेंटाइन गोल्ड सोलिडस दिखाया गया है। यहाँ पर शासकों के चित्र बने हुए हैं, और सोलिडस नाम का जो सिक्का है सोने से बना हुआ है। इसको दिनारियस बोला जाता था उस समय, शोविंग द एम्परर हेराक्लियस एंड टू हिज सन्स। इसमें हेराक्लियस जो शासक है वो बीच में दिखाया गया है, और जो अगल बगल में दिखा रखे हैं ये उसके दो बेटे दिखा रखे हैं। इसके बाद में दूसरे चित्र में देखिए, पोर्ट्रेट गोल्ड दिनार, ये दिनार कहलाता है, ये भी सोने से बना हुआ था। स्ट्रक बाय अब्द अल मलिक, जो कि अब्द अल मलिक के द्वारा ढाला गया, विद हिज नेम एंड इमेज, अपने खुद के नाम के साथ में और अपनी इमेज के साथ में। ये अब्द अल मलिक नाम के शासक ने खुद अपने नाम से जारी किया। इसके बाद में नेक्स्ट रिफॉर्म्ड दिनार, ये दिनार है, वाज प्योरली एपिग्राफिक, जिस पर एक लिपि खुदी हुई है। आप देखिएगा एक पूरी लिपि इस पे लिखी हुई है। इट कैरीज द कलीमा, इसे कलीमा कहा जाता है। यानी ये इसके अंदर हम देखेंगे जो मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ है, इसको कुरान कहते हैं। कुरान के अंदर कलीमा होती है, और वो कलीमा इस पर लिखी गई है जिससे संदेश मिलता है। क्या कलीमा लिखी हुई है देखिए, देयर इज नो गॉड, कि संसार के अंदर कोई भगवान नहीं है, बट अल्लाह, लेकिन अल्लाह है, एंड ही हैज नो पार्टनर, और उसका कोई भी शरीक नहीं है, कोई उसका साझेदार नहीं है। केवल एक है संसार के अंदर भगवान, और वही संसार को देखता है। यहाँ अब्बासी खलीफाओं के बारे में हम देखेंगे। ये पैगंबर मोहम्मद के चाचा लगते थे अब्बास, और उनके जो वंशज हैं वो अब्बासी खलीफा कहलाते हैं। तो ये मानते हैं कि हमारा ज्यादा रिलेशन है उन यानी पैगंबर मोहम्मद के इस राजवंश के लिए। यहाँ पे एक मीनार यहाँ पे आप देख सकते हैं, द ग्रेट मॉस्क्यू ऑफ द मुतावक्किल इन द समारा, समारा के अंदर बनी हुई है। दूसरी सदी की ये राजधानी के अंदर बनी हुई एक मस्जिद है, जो कि एक अलग डिजाइन लिए हुए है, एक मीनार के रूप में है। इस पर ये सीढ़ियां बनी हुई है, इसकी टॉप तक जाया जा सकता है। और आगे देखिएगा, खलीफाओं में फूट पैदा हो जाती है, आपस में विभेद पैदा हो जाता है, कुछ खलीफाओं को मार दिया जाता है, और फिर नई सल्तनत का उदय होता है। यहाँ पर सल्तनत शासक ऐसे होते हैं, जैसे कि दिल्ली में भी दिल्ली के सुल्तान शासन किया करते थे, तो यहाँ भी सुल्तानों का शासन आ गया। और इसके बाद आता है धर्म युद्ध, जिसको इंग्लिश में क्रूसेड्स कहा जाता है। और ये युद्ध क्यों हुए थे, ये इसके पीछे एक ही कारण है कि जेरूशलम और बैथलेहम नामक पवित्र धार्मिक शहर हैं, जो कि ईसाइयों के पवित्र धार्मिक शहर कहलाते हैं। और यहाँ पर ईसा मसीह को का जन्म हुआ था इस जेरूशलम में, और वहीं पर उनको क्रूसारोपण भी किया गया था, उन्हें मारा भी गया था। इस तरीके से ये ईसा मसीह के जितने भी अनुयायी हैं, यानी जो क्रिश्चियंस हैं, वे जेरूशलम को अपना पवित्र धार्मिक शहर मानते हैं। और जब मुस्लिमों ने इस पे कब्जा किया, तो वो अपने इस कब्जे को छुड़वाने के लिए बार बार उन्होंने युद्ध किए। लगभग 3 युद्ध इनके बीच में हुए हैं, और उन तीनों युद्धों के अंदर पहले युद्ध में ईसाइयों का पलड़ा भारी था, दूसरे और तीसरे में मुसलमानों का पलड़ा भारी हो गया। इस तरीके से ये युद्ध जो है
हम सारी डिटेल इसके अंदर देख सकते हैं। पहला धर्म युद्ध 1098 से 99 में लड़ा गया, दूसरा धर्म युद्ध 1145 से 1149 के बीच, और तीसरा जो है 1189 में। एक इसमें बच्चों का धर्म युद्ध भी हुआ है। जब बड़े लोग कामयाब नहीं हुए तो बच्चों की लगभग 30,000 की सेना ने मिल करके एक बार हमला किया, तो लगभग मुसलमानों ने आधे बच्चों को तो मौत के घाट उतार दिया और आधों को गुलाम बना लिया था। तो इस तरह की घटना हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसकी अर्थव्यवस्था पे, कृषि पे, शहरीकरण पे और वाणिज्य से संबंधित होने वाली घटनाओं पर क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी उनके विषय में जानेंगे। यहाँ हम एक किला देख पा रहे हैं जो कि किला युद्ध के दौरान बहुत काम का रहता है। बाहर से होने वाले हमले के दौरान इस तरह के काम बहुत ज्यादा काम आते हैं। इसके बाद है गेनिजा अभिलेख के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, कागज को बनाने की शैली के बारे में, और संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया कैसे जाता था वो बताया गया है। इसके बाद शिक्षा और संस्कृति के बारे में बता रखा है। ये एक आप नीचे देख रहे होंगे, कोर्टयार्ड ऑफ मुस्तान सीरिया मदरसा बगदाद। बगदाद के अंदर एक मदरसे का चित्र है जो कि कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटी की तरह होते हैं। यहाँ पे एजुकेशन दी जाती थी। किस किस तरह की शिक्षा देते थे? लड़कों को अलग तरह की शिक्षा यहाँ पे दी जाती थी और लड़कियों को अलग तरह से यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। उन सबको डिटेल से बाकायदा हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद कुरान के विषय में बताया गया। कुरान के जो पेज होते हैं वो ऐसे दिखते हैं। ये इस भाषा के अंदर, उर्दू के अंदर लिखी हुई है। और आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ एक कल्चरल एक्टिविटी होते हुए दिखाई पड़ रही है कि वन के अंदर लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं या कुछ लोग बैठे हैं और इस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के अपने संदेशों को देना चाहते हैं। इसके बाद एक आदर्श विद्यार्थी में कौन कौन से गुण होते हैं, वह किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए उसको, ये एक अब्द अल लतीफ के द्वारा ये विचार रखे गए हैं। इसके बाद और आगे देखिएगा, यहाँ एक तरफ शेर और एक तरफ मेमना का चित्र बना हुआ है जो कि एक शक्तिशाली और एक कमजोर को प्रदर्शित करते हैं। दोनों के आपसी घालमेल को बताता है कि मिलजुल के रहना चाहिए सोसाइटी के अंदर। और इस तरह से आपका ये जो टॉपिक है वो पूरा होता है। तो ये टॉपिक हम इस लेसन में पढ़ेंगे। लेसन नंबर 4 के अंदर सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, यानी इसको हम इस्लाम से जोड़ के देखेंगे। इस्लाम का उद्भव कैसे हुआ, उसका अंत कैसे हुआ, पैगंबर मोहम्मद ने कितने युद्ध जीते, उन्होंने खादिजा महिला से कैसे शादी की, उन्होंने अपना खुद का मूल स्थान कैसे छोड़ा, दूसरे स्थान पर वो कैसे पहुंच गए, फिर उनके अनुयायियों ने क्या क्या किया है और उनके अनुयायी खलीफा कैसे कहलाए। एक तुर्की नाम का देश है बेटा, वहां के शासक को खलीफा के नाम से जाना जाता है और खलीफा के प्रति सारी दुनिया भर के जो मुसलमान होते हैं वो उसके प्रति बहुत ही अच्छा सोचते हैं। वो अपना एक आदर्शवादी धार्मिक गुरु उसे मानते हैं और उस जो भी वो एडवाइस करता है सारी दुनिया के मुसलमान खुश होकर के उनकी सारी बातें मानते रहते हैं। तो ये है खलीफा और इसे खिलाफत बोला जाता है। आपने सुना होगा खिलाफत शासन, हमारे देश के अंदर एक आंदोलन भी चलाया गया था। वो खिलाफत का आंदोलन वो ये इसी तरीके का था क्योंकि तुर्की के शासक की सारी शक्तियां अंग्रेजों ने उस समय छीन ली थी। उनकी शक्तियों को वापस लौटाना चाह रहे थे दुनिया भर के सब मुसलमान। तो भारत के मुसलमानों ने भी उसमें मदद करने की सोची थी, जिसमें मोहम्मद अली, शौकत अली नाम के 2 भाइयों ने उसमें मदद की थी और हमारे देश के महात्मा गांधी जी ने भी उसमें मदद की क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि असहयोग आंदोलन में हम इन मुसलमानों की मदद प्राप्त कर लेंगे और हम इनकी मदद कर देते हैं। इस तरीके से यहां तक बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो? कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखिए बेटा, एज वी एंटर द 21st सेंचुरी, जैसे ही हम 21वीं सदी में प्रवेश करते हैं, देयर आर एवर 1 बिलियन मुस्लिम्स लिविंग इन द ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। संसार के विभिन्न कोनों के अंदर लगभग 1 बिलियन मुसलमान रहते हैं। दे आर सिटीजन ऑफ डिफरेंट नेशन, वे अलग अलग देशों के अंदर रहते हैं, अलग अलग देश के नागरिक, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, ड्रेस डिफरेंटली और अलग अलग पोशाकें भी पहनते हैं। द प्रोसेसेस बाय विच दे बिकेम मुस्लिम्स वर वेरिड, और उन्हें मुसलमान बनाने की जो प्रक्रियाएं
घटनाएं चली हैं वो सब अलग अलग रही हैं. सो वर द सर्कमस्टांसिस इन विच दे वेंट देयर सेपरेट वेज. और इस तरीके से जो जो परिस्थितियां उन पर आजमाई गई हैं इस वजह से उनके तौर तरीकों में बदलाव आया है, परंपराओं में बदलाव आया है. येट द इस्लामिक कम्युनिटी हैज इट्स रूट इन ए मोर यूनिफाइड पास्ट विच अनफोल्डेड रफली 1400 ईयर्स अगो इन द अरबियन पेनिनसुला. हालांकि इस्लामिक समुदाय का जो हम अगर उसका जन्म ढूंढते हैं, अगर उसके बारे में एक यानी एक रूपता जानना चाहते हैं उसके बारे में कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो 1400 साल पहले अरबी प्रायद्वीप से इसकी शुरुआत मानी जाती है. अरबी प्रायद्वीप का मतलब होता है सऊदी अरब. इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द राइज ऑफ इस्लाम. हम इस्लाम के उदय के विषय में हम ये पढ़ने वाले हैं. इट्स एक्सपेंशन ओवर ए वास्ट टेरिटरी एक्सटेंडिंग फ्रॉम इजिप्ट टू अफगानिस्तान. यह मिस्र से लेकर अफगानिस्तान तक यह क्षेत्र फैला हुआ था और इस क्षेत्र के अंदर इस्लाम का विस्तार हुआ. द कोर एरिया ऑफ द इस्लामिक सिविलाइजेशन फ्रॉम 600 टू 1200, 600 से 1200 ईस्वी तक इस्लामिक जो सभ्यता है उसका बहुत ही ज़्यादा फैलाव देखने को मिला. इन दिस सेंचुरीज, इन शताब्दियों में इस्लामिक सोसाइटी एक्सहिबिटेड मल्टीपल पॉलिटिकल एंड कल्चरल पैटर्न्स. इस दौरान इन्होंने बहुत से सांस्कृतिक, राजनीतिक और जो है बदलाव और चुनौतियां इस दौरान इन्होंने सहन की. द टर्म इस्लामिक इज यूज्ड हेयर नॉट ओनली इन इट्स purely religious sense but also for the oral society and cultural historically associated with the Islam. यहाँ पर जो इस्लामिक शब्द है वह केवल इसकी धार्मिक जो संदेश देने वाला जो अर्थ है उसी को लेकर के नहीं है, बल्कि समाज के अंदर पाई जाने वाली एकता और इस्लाम के साथ में उसके जुड़ाव को लेकर के, कल्चर के जुड़ाव को लेकर के माना जाता है. इन दिस सोसाइटी नॉट एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग ओरिजिनेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द रिलीजन. इसमें प्रत्येक चीज ऐसी नहीं है जो सिर्फ धर्म से उपजी हुई हो, बट इट टुक प्लेस इन ए सोसाइटी वेयर मुस्लिम्स एंड देयर फेथ वर रिकॉग्नाइज्ड एज सोशली डोमिनेंट. लेकिन यहाँ पर समाज के अंदर कुछ ऐसी भी बातें हैं जो मुस्लिमों ने दूसरे समाजों से भी सीखी हैं, दूसरे विश्वासों के साथ भी सीखी है और फिर अपनी पहचान को कायम किया है और सामाजिक रूप से वर्चस्ववादी संस्कृति का हिस्सा बने हैं. नॉन मुस्लिम्स ऑलवेज फॉर्म्ड एन इंटीग्रल, और जो गैर मुस्लिम सदस्य होते हैं वो इसके अभिन्न अंग बन जाते हैं. इफ सबऑर्डिनेट पार्ट ऑफ द सोसाइटी एज डिड जीव्स इन क्रिश्चियनडम. और इस प्रकार के समाज के अंदर जिस प्रकार यहूदी धर्म के लोग जो हैं वो ईसाइयत से जुड़े रहते हैं, ठीक उसी तरीके से बाकी धर्मों के लोग भी इस्लाम से जुड़ जाते हैं. तो ये टॉपिक आपका हम इस तरीके से शुरू करेंगे. यहाँ मैंने आपकी इंट्रोडक्शन भी बताई है, इसका मेन पॉइंट्स भी बता दिए. इसमें इस तरीके से हम टॉपिक पढ़ेंगे. यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं बेटा. नो प्रॉब्लम बेटा. इसमें जितने भी टॉपिक इसमें आते रहेंगे, जहां तक 3 लेसन के बेटा इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर आप राइट कर लें. सबसे पहले छोटे क्वेश्चन कीजिए, सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो आप राइट करिए, बुक का सहारा ले सकते हैं. और फिर उसके बाद में शॉर्ट आंसर, फिर लॉन्ग, इस तरीके से आप काम करें. यहाँ कोई प्रॉब्लम आए तो आप हेल्प ले लीजिए. और ये मधु आपके पास तो बेटा सुपर रिफ्रेशर की बुक है, उसका आप उसकी भी मदद ले सकते हो और इन और बच्चों को भी मदद कर सकते हो. ठीक है बेटा. अब आप लीव कर सकते हैं बेटा, मुझे कहीं जाना पड़ेगा.